A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors and others. Dear friends, in today's video lecture, we will take a new topic, that is narration. This topic we have to study today. This is the lecture 1 on this topic that I am going to record today. I hope you all will be able to enhance your understanding, knowledge with the help of my video lecture. Okay, dear friends. So first of all, when we think about narration, a question comes into our mind. तो सर्वप्रथम जब भी हम पहली बार नरेशन के बारे में सोचते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि नरेशन क्या है, व्हाट इज़ नरेशन. दिस क्वेश्चन कम्स इन टू आवर माइंड. तो सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि नरेशन क्या है. डियर फ्रेंड्स, competitors, we all are narrators. We should know it clearly that we all are narrators. In other words, we can say we all are speakers. तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नरेशन कोई ऐसे स्ट्रेंज नेम नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक चीज़ है. हम सभी नरेटर्स हैं, हम सभी स्पीकर्स हैं, एंड वट एवर वी स्पीक और वट एवर वी नरेट, दैट इज़ कॉल्ड नरेशन. ओके डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, बहुत साधारण है इसे समझना कि नरेशन क्या है. इस समय मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट देता हूँ, वह मेरा नरेशन है, वह मेरी स्पीच है. ओके, नरेशन मीन्स स्पीच, जो आप बोलते हैं सेंटेंस के माध्यम से, जो मैसेज देते हैं, वही जो है एक नरेटर का नरेशन होता है या एक स्पीकर का स्पीच होता है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो नरेटर ऑब्लिक स्पीकर सो नरेटर, स्पीकर बोलने वाला, वक्ता, एंड लिसनर. ओके, सो इस नरेशन में नरेटर होता है और लिसनर, सुनने वाला. एज आई एम नरेटिंग, स्पीकिंग, एंड यू आर लिसनिंग. जैसा कि मैं इस समय बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आई एम नरेटर, आई एम स्पीकर, यू ऑल आर लिसनर. एंड वट एवर यू आर लिसनिंग, व्हेन you will narrate that to other person, third person, who is not present, then you will become narrator, narrator of narrator's statement. तब आप जो है खुद नरेटर हो जाएंगे किस नरेटर के स्टेटमेंट का. सो लिसनर अगेन carry forward narrator's statement to other listener. Okay dear friends, so नरेशन को समझने से पहले आप इस
ग्राफ को समझिए। फर्स्ट स्पीकर आर नरेटर, whatever he speaks, whatever he narrates, listener listens as I am narrating and you are listening। जैसा कि मैं इस समय नरेट कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। और बाद में ये लिसनर जो कुछ भी इस नरेटर या स्पीकर के स्टेटमेंट को सुनता है, नरेशन को सुनता है, ये खुद जो है स्वयं उसको कन्वे करता है अदर लिसनर को, जो कि थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, तीसरे जगह पर उस बात को पहुंचाता है। तो इस तरह से ये नरेटर की नरेशन जो है, स्पीच जो है, वो कैरी फॉरवर्ड होती है लिसनर के द्वारा। ये लिसनर नरेटर की स्पीच को, आप मेरे स्पीच को तीसरे थर्ड पर्सन को जब बता रहे होते हैं, मेरे मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी मदर टंग में इस नरेशन का प्रयोग करता है, इस प्रक्रिया का प्रयोग करता है विदाउट नोइंग द ग्रामर रूल्स। बिना ग्रामर के रूल्स के जाने ही हर व्यक्ति अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में नरेशन का प्रयोग करता रहता है। स्पीकर की बात को सुनता है, फिर उस बात को जो है वो दूसरे व्यक्ति से कहता है। यह प्रक्रिया नेचुरल है। एवरीवन, चाहे वो लर्नेड हो या इलिटरेट हो, वह इस प्रक्रिया से गुजरता है अपने दैनिक जीवन में। बात को सुनता है और उस सुनी बात को दूसरे से, तीसरे व्यक्ति से कहता है, मैसेज कन्वे करता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस मैसेज कन्वे करने की प्रक्रिया में नरेटर के नरेशन की या स्पीकर के स्पीच की दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से बताने में लिसनर, फर्स्ट लिसनर जो पहली बार वो सुन रहा है लिसनर, ये लिसनर जब इनकी स्पीच को, नरेटर की स्पीच को, नरेटर के नरेशन को तीसरे से कहता है, तो वह जो है दो तरीके से उस बात को कह सकता है। एक तो सेम एज इट इज़, जैसा कि नरेटर ने कहा है। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ आपसे, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। ये मेरा नरेशन है, मैं बोल रहा हूँ आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मैं बोल रहा है नेचुरली कि मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। आपने मेरे इस सेंटेंस को सुना, मेरे इस नरेशन को सुना, मेरे इस स्पीच को सुना, और यही बात आप अपने दूसरे फ्रेंड से जब मेरे इस स्पीच को, इस स्टेटमेंट को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो आप इसको दो तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से आप करते रहते हैं, तो इसे आप सीधे, जैसे मैंने कहा है, आप तीसरे व्यक्ति से कह सकते हैं आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। लेकिन इसके पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, बताना होगा कि किसने कहा। ये नरेटर जब बोलता है तो वो तो सीधा बोल रहा है, अपने स्टेटमेंट को बोल दिया, लेकिन जब आप उस स्टेटमेंट को, उस स्पीच को तीसरे व्यक्ति से कहेंगे, तो आपको सबसे पहले रिपोर्टर के बारे में बताना होगा
कि किसने कहा, तब आप कहेंगे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। जैसे सपोज दैट मैं कह रहा हूँ तो आप कहेंगे आरसी सर सेड, आरसी सर ने कहा। क्या यहाँ ऐड कर देंगे? आरसी सर सेड। इतनी बात कहने के बाद मेरे इस स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। ओके फ्रेंड्स, तो बोलने में तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जब लिखने में यही कन्वर्सेशन करेंगे रिटन में मैसेज के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको कामा लगाना होगा और मेरे स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा में क्लोज करना पड़ेगा। तो राइटिंग मीन्स से, लिखने के माध्यम से इस तरह से आप मेरे नरेशन को, मेरे स्पीच को तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा दिए कि आरसी सर ने कहा मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आरसी सर सेड आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये हुआ जब अगर आप इसी तरह से कहते हैं, लिख करके या बोल करके मैसेज को कन्वे करते हैं, तो यही है डायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। आपने मेरे स्पीच को, मेरे नरेशन को डायरेक्टली, सीधे वैसे ही कन्वे कर दिया जैसा आपने सुना, कोई चेंज नहीं। आरसी सर सेड आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसी नरेशन को, स्पीच को आप दूसरे तरीके से भी कन्वे कर सकते हैं। अपने शब्दों में कुछ परिवर्तन ला करके स्ट्रक्चर में आप इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो स्वाभाविक रूप से आप अपनी लैंग्वेज में किसी की बात को जब तीसरे व्यक्ति से बताते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग कर लेते हैं। बिना ग्रामर की टेक्निकलिटीज़ को समझे या यूज़ किए आप स्वाभाविक रूप से अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्टली मैसेज को कन्वे करते हैं। कुछ अपने तरफ से कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए, कुछ परिवर्तन करते हुए आप मैसेज को कन्वे करते हैं। मैसेज की मीनिंग को तो नहीं चेंज करते। डायरेक्ट नरेशन में जो मैसेज की मीनिंग होती है वही इनडायरेक्ट नरेशन में भी आप पहुंचाते हैं, लेकिन पहुंचाने के तरीके में अंतर आ जाता है। जो तरीके में अंतर आता है वो किसी न किसी ग्रामर की फील्ड में रूल्स के तहत आता है, रूल्स के तहत फॉलो किया जाता है और उस रूल्स के आधार पर उसे इनडायरेक्ट में चेंज करके मैसेज को कन्वे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए डेफिनेशन के रूप में, तो डायरेक्ट नरेशन क्या है? टू एक्सप्रेस स्पीकर्स स्टेटमेंट इन स्पीकर्स वर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, एंड indirect narration to express speaker's word in our own word is called indirect narration। स्पीकर के वर्ड को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जब आप उसमें से अपने कुछ वर्ड्स शामिल करके स्पीकर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो ये तो साधारण समझना हुआ। अब आइए हम देखते हैं आपके सामने जो सेंटेंस लिखा गया रिटन में, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब आप देख रहे होंगे
कि मेरा स्टेटमेंट आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है। हमेशा राइटिंग में स्पीकर का स्टेटमेंट, नरेटर का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है डायरेक्ट नरेशन में। और स्पीकर के बारे में इंट्रोडक्शन इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है कि किसने कहा, आरसी सर सेड, आरसी सर ने कहा। इस चीज़ को इन्वर्टेड कामा के बाहर सबसे पहले लिसनर जो है वो बता देता है कि किसने कहा, जिसकी बात वो आपको बता रहा है। तो वो चीज़ इन्वर्टेड कामा के बाहर जो बात नरेशन या स्पीच वो बता रहा है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है डायरेक्ट नरेशन में। ओके डियर फ्रेंड, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट नरेशन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इस पार्ट को रिपोर्टिंग पार्ट या वर्ब और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, तो व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में आपका डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट और सेकेंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर, रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा से बाहर। ओके फ्रेंड्स, सो इस नरेशन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो प्रैक्टिकली लर्न करेंगे, व्यवहारिक रूप से जो लर्न करेंगे, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लर्न करेंगे वो ये है कि हाउ अ डायरेक्ट नरेशन इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो बिफोर लर्निंग द रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, वी मस्ट know or recognize the direct narration. We must know about the direct narration. Okay dear friends, so rules डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो है उसको सीखने से पहले हमें डायरेक्ट नरेशन को समझना होता है, डायरेक्ट नरेशन को पहचानना होता है कि डायरेक्ट नरेशन किस प्रकार का होता है। तो अब आप देख रहे हैं एग्जाम्पल से, डायरेक्ट नरेशन में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ होता है और कामा और इन्वर्टेड कामा से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अलग होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। ओके डियर फ्रेंड्स, अब इसी डायरेक्ट नरेशन को जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्या रूल्स हैं दैट यू फॉलो व्हाइल यू आर गोइंग टू चेंज अ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्या रूल्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होता है जब आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि ग्रामेटिकली आपका इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट हो। अपनी मदर टंग में तो आप अपने हिसाब से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करके बोल देते हैं स्पीकिंग में, लेकिन राइटिंग में जब रिटन फॉर्म में उस एक्सप्रेशन होता है तो हमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हम वो बात इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं कह पाते करेक्टली जो डायरेक्ट नरेशन में कही गई होती है। और इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा मैसेज जो है वो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है।
ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट नरेशन में ही मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, रिटन में, ओरल स्पीकिंग में, नो मैटर, कोई बात नहीं है। जिसके सामने आप बोल रहे होते हैं, अगर उसे लगता है आपको कि नहीं समझ पा रहा है तो आप कुछ शब्दों का चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके आप समझा देते हैं। ओके, मैसेज कन्वे हो जाता है। लेकिन जब आप राइटिंग में डायरेक्ट नरेशन को ही यूज़ कर रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन के माध्यम से हम इस मैसेज को कन्वे करें, तो राइटिंग में आपको इस तरह से लिखना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी होती है, स्पीकर रिपोर्टर नरेटर के इंट्रोडक्शन देना होता है कि किसने कहा, और फिर उसके स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रख करके लिखना होता है। जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ या जो भी आप सुनते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, जब उसकी बात को आप किसी दूसरे से कहते हैं तो पहले उसका नाम लेकर के आप कहते हैं कि इन्होंने कहा, राम सेड, मोहन सेड, या जो भी जिसकी भी बात होती है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में उसी का नाम लिखते हैं कि इन्होंने कहा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हम ठीक उनके उसी स्टेटमेंट को लिख देते हैं जैसे उन्होंने कहा था, बिना किसी परिवर्तन के, जैसा कि ये सेंटेंस लिखा गया है। आशीष सेड, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। ओके फ्रेंड, इनडायरेक्ट नरेशन में इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइटिंग फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो उसके लिए सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो। तो उसके लिए आपको निश्चित रूल्स फॉलो करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रख करके आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसा कि अभी आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना बताया था। तो एक रूल्स थे, बेसिक रूल्स था, स्पेशल रूल्स थे, जिनको कि आप लर्न किए और उसके आधार पर आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानना आप सीखे थे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का टेंस क्या है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी पैसिव वॉइस में। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को भी आपको पहचानना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना होगा, रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को पहचानना होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पहचानना होगा इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने से पहले। तो इस तरह से सर्टेन रूल्स हैं जिनको कि आपको लर्न करना होगा बिफोर changing direct narration into indirect narration. Then you will be able to change direct narration into indirect narration correctly from the grammatical point of view. उसके बाद आप जो है व्याकरणीय दृष्टि से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करने में सफल होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आप देख लिए कि डायरेक्ट नरेशन दो भाग में डिवाइड है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं अपने नोटबुक में, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। बोर्ड में मैं बार बार अगर रब करूँगा तो वो थोड़ा सा उतना साफ क्लियर आपको शायद कैमरे की रिकॉर्डिंग से न आए लेटर्स, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस को सुन करके आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करने के लिए सामान्य नियम क्या है? जनरल रूल्स, बेसिक रूल्स कह सकते हैं, जिसको कि आपको किसी भी कीमत में फॉलो करना ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल वो क्या है? आप देख रहे हैं, ये जो डायरेक्ट नरेशन आपका है जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए, सबसे पहले इसको रिमूव्ड कर दिया जाता है। तो रूल नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? कामा एंड इन्वर्टेड कामा इज रिमूव्ड। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। जब आप डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर सूटेबल कंजंक्शन
का प्रयोग किया जाता है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो याद रहेगा फर्स्ट रूल क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मैं कोई एक कंजंक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंजंक्शन चेंज होते रहेंगे, तो कोई भी सूटेबल कंजंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा सूटेबल कंजंक्शन कब प्रयोग होगा। कहीं पर दैट प्रयोग हो सकता है, कहीं पर टू प्रयोग हो सकता है, कहीं पर व्हाट, विच, हाउ, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रूल्स में, लेकिन इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। वो कंजंक्शन कहीं पर दैट हो सकता है, कहीं पर टू हो सकता है, कहीं पर विच हो सकता है, कहीं पर व्हाट हो सकता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन, तो बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन रिमेंबर दिस बेसिक पॉइंट, द फर्स्ट रूल, पहला रूल जो है बेसिक पॉइंट, उसे आप याद रखें कि कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है और कंजंक्शन का हटाया जाता है और कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रूल्स आपने लिखा। सेकेंड क्या है, कहाँ परिवर्तन करेंगे, कहाँ पर आपको ध्यान फोकस करना है? फोकस करना है रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन। ये है रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब। ओके फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब है सेड, इसमें परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर आपको परिवर्तन करना होता है जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, नंबर 2 रूल्स में। ओके फ्रेंड्स, तो रिपोर्टिंग पार्ट के या रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन, रूल नंबर 2 में आप लिख लीजिए। ये परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी आपको ध्यान में देना है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब तभी चेंज होती है जब वह पास्ट टेंस में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट टेंस भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब तब परिवर्तित होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। कहीं पर ऑब्जेक्ट होने पर परिवर्तित होती है, कहीं पर जो है बिना ऑब्जेक्ट के होने पर भी परिवर्तित होती है। तो ये भी आप अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस पे न जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्लियर अभी यहाँ से नहीं हो सकता है कि कब क्या बदलेगी, लेकिन इतना आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलती है। ये कभी सेड जो है टोल्ड में बदल जाती है, कभी आस्क्ड में बदल जाती है, कभी ऑर्डर्ड में बदल जाती है, कभी रिक्वेस्टेड में बदल जाती है, कभी सजेस्टेड में बदल जाती है। तो ये जो है आप जैसे ही हम आपको स्पेशल रूल्स में आएंगे बताएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि कहाँ पर किस जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदलेगी, कहाँ पर आस्क्ड में बदलेगी, कहाँ पर ऑर्डर्ड में बदलेगी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रायः रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड या सेज यह जो है प्रयुक्त होता है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, तो ये बदलता है, इनमें भी परिवर्तन होता है। तो 2 चेंजेस आपने देखे। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो रूल्स फॉलो किया जाता है, उसमें 2 रूल्स आपने देखा कि 2 जगह पर सबसे पहले परिवर्तन पर हमें ध्यान देना है। कामा और इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड पार्ट से जोड़ने के लिए सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन करना है।
और यह जो है कहाँ पर टोले लगेगा, कहाँ पर आज लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब को बदल करके, ये आपको स्पेशल रूल्स में हम बताएंगे। हाँ, इतना ज़रूर अभी आप जान लीजिए कि यह कंजंक्शन का प्रयोग भी आपके रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन भी रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार किया जाता है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, इसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है और इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे इसके अकॉर्डिंग होता है, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाइए। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो सेंटेंस प्रयुक्त होगा, जो स्पीच होगी, वह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, साधारण वाक्य हो सकता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कुछ ग्रामर में आपको 5 प्रकार के भी बताए गए हैं। तो उनमें से किसी न किसी प्रकार का ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा, या तो वो असर्टिव होगा। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, पहले ही आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ाते समय मैंने इनकी चर्चा किया था और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी चर्चा किया था। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस भी आपने देख लिया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस परिवर्तित करते समय। तो यह तो सेंटेंस या तो असर्टिव में होगा, या इंट्रोगेटिव में होगा, या इम्परेटिव में होगा, इम्परेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या ऑप्टेटिव होगा। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको हैं, इनको हम स्पेसिफिकली आपको डिटेल में बताते चलेंगे जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा। तो इन 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आप बदलने जा रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, तो पहला फोकस आपका है, क्योंकि दोनों चेंज, जो कंजंक्शन का प्रयोग है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन है, वह दोनों परिवर्तन, दोनों रूल्स जिसको आप सबसे पहले उपयोग करना है, वह अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच आपका किस प्रकार का है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, क्योंकि उसी के अनुसार सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग होगा। सपोज दैट आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ये तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। अब आप समझिए कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है? असर्टिव है ना। तो ऐसे ही आप पहचानेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की प्रकार को पहचानेंगे। तो आपको जानना चाहिए, अब आप पहचान आपको आनी चाहिए सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, उसके फॉर्म के अनुसार देख करके, उसके मीनिंग को समझ करके आपको सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए। तो जब ये असर्टिव सेंटेंस है, तब यहाँ पर कंजंक्शन दैट लग जाता है। क्लियर हो रहा होगा कुछ? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कंजंक्शन कुछ और लगेगा, इम्परेटिव होगा तो कंजंक्शन कुछ और लगेगा, एक्सक्लेमेटरी होगा तो कंजंक्शन कुछ और लगेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे जब स्पेसिफिक आपको असर्टिव सेंटेंस को डील करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डील करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पहचान बहुत ज़रूरी है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर इसकी सेंटेंस पहचान आपको नहीं आती है तो कंजंक्शन का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर इस सेंटेंस की सही पहचान आपको नहीं आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का भी परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब
टेल से या टोल्ड में बदलती है। से या सेज सेड रहने पर रिपोर्टिंग वर्ब टेल से या टोल्ड में बदलती है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, मान लो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, विल आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में बदल जाती है, ASKED आस्क्ड। इम्परेटिव सेंटेंस होता है इस रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, बहुत सारे और भी हैं, उनमें चेंज होती है जैसा कि सेंटेंस का नेचर होता है उसके अनुरूप, जैसा कि सेंटेंस से भाव व्यक्त होता है रिपोर्टेड स्पीच से, उसी के अनुरूप जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ चेंज होकर के लिखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आज आपको क्लियर हो रहा होगा। आप ये दो चेंजेस जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू के ही फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज दोनों आप तभी कर पाएंगे जब आप रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस को पहचान पाएंगे और उसके भाव को भी समझ पाएंगे। सिर्फ पहचानने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके भाव, उसके सेंस को भी समझ में आपकी आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा सेंटेंस ग्रामर की बुक से सेंटेंस के प्रकार को पढ़ लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हैं, मैंने आपको बताया भी है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। सो डियर फ्रेंड, ये 2 रूल्स हमने देखा, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में 2 रूल्स आज हमने डिस्कस किया आपसे। कंजंक्शन का प्रयोग, सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, ये दोनों चीज़ें जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार पर डिपेंड करती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चेंज है वो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त है, इसके टेंस में भी परिवर्तन किया जाता है। इसके टेंस में परिवर्तन कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना पर्याप्त है। आप अपने दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि डायरेक्ट नरेशन 2 भाग में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा होता है। इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पर सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब जो है कहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा, कहाँ पर कंजंक्शन टू लग जाएगा, कहाँ पर कंजंक्शन व्हाट, विच, इफ़, वेदर लग जाएंगे। ये सब जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार और उनके सेंस पर डिपेंड करता है, उनके मीनिंग पर डिपेंड करता है। हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आपको और ये चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। अभी आपको माइंड में इतना ही रखना है कि परिवर्तन होता है। और दूसरा जो चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में चेंज है। इसका परिवर्तन भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब जो है रिपोर्टिंग वर्ब से हो, सेज हो या सेड हो, ये परिवर्तित होगी और किस में बदलेगी, कब ये टोल्ड में बदलेगी, कब ये टेल में बदलेगी, कब ये ऑर्डर्ड में बदलेगी, कब रिक्वेस्टेड में बदलेगी, कब एडवाइज्ड में बदलेगी, कब सजेस्टेड में बदलेगी, कब आस्क्ड में बदलेगी, कब इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगी। ये सब डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार और उसके सेंस पर, उसके मीनिंग पर, उसके भाव पर। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानना, उसका प्रकार क्या है, वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है और उसका भाव क्या है। ओके फ्रेंड्स, इतना पहचानने के बाद ही आप करेक्ट कंजंक्शन का प्रयोग कर पाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को
करेक्टली सुटेबल अनदर वर्ब में परिवर्तित कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना जानने के बाद ही आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब को दूसरी वर्ब में जो सुटेबल होगी उसमें परिवर्तित कर पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आई थिंक इट इज़ all for today. So dear friends, this is the first video lecture on this new topic, narration. We will see the next step in the next video lecture. So dear friends, as in the end of every video lecture, I appeal you, I request you that if my video lecture is helpful to you in your grammar understanding, in enhancing your knowledge in the field of grammar, don't forget to subscribe the channel and like and share my video lecture. Okay friends, so bye bye. By then we will see you in the next video lecture.